रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 515। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। प्लैनेट टियानयून के करीब खला वॉइड में एक पुरअसरार जगह है। यहाँ से दूर से ये सिर्फ एक ऐसी जगह दिखती है जहाँ बहुत सी तैरती हुई चीजें, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स जमा हो गई हैं। तैरती हुई चीजों का एक ना खत्म होने वाला समंदर। यहाँ सिर्फ दो रंग हैं, सब्ज और सुर्ख। यहाँ की तमाम तैरती हुई चीजें इन्हीं दो रंगों की हैं। हर 5000 साल बाद तैरती हुई चीजों का ये समंदर एक पुरअसरार कुव्वत छोड़ता है और बहुत सी पुरअसरार चीजें इस कुव्वत के जरिए इस समंदर में जज्ब हो जाती हैं। इन पुरअसरार चीजों में लाशें और ट्रेजर, खजाने शामिल हैं। कुछ भी और हर चीज जज्ब हो सकती है। ये जगह एक अजीम खजाने की तरह है जो सिर्फ जज्ब करता है और कभी बाहर नहीं निकलता। अगर आपको ट्रेजर्स चाहिए तो आपको अंदर जाना होगा। कोई नहीं जानता ये जगह कैसे बनी। अफवाह है कि जब प्लैनेट टियानयून वजूद में आया, ये जगह पहले से ही काफी वक्त से मौजूद थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह एक ताकतवर सेलेस्टियल जनरल का महल था। बाद में जब सेलेस्टियल रेल्म तबाह हुआ तो ये किसी तरह मुतासिर हुआ और खंडरात में बदल गया। ताहम ये खंडरात जो हर कोई देखता है सिर्फ एक पावरफुल स्पेल से बनाई गई एक हालत है। अगर कोई किस्मत वाला हुआ और अंदर चला गया तो वो यकीनन सेलेस्टियल पैलेस को बहाल कर सकता है। यहाँ तक कि अफवाहें हैं कि ये जगह एक सुरंग है जो दूसरे स्पेस से जोड़ता है। शायद लोग यहाँ सेलेस्टियल रेल्म से परे के इलाके का रास्ता ढूंढ सकते हैं। मजमूई तौर पर इस जगह के बारे में बेशुमार अफवाहें हैं और इनमें से हर अफवाह इत्मीनान से भरी हुई है, जैसे कि उनके पास कुछ यकीनी हकायक हों। नामालूम असल ये समंदर प्लैनेट टियानयून के मशरकी हिस्से में है, इसलिए काफी वक्त के बाद इसे ईस्ट सी कहा जाने लगा। जब ऑल सीयर ने पहली बार अपना दांव मुकम्मल किया था, उसने कई दोस्तों को दावत दी, जिनमें स्वॉर्ड सेंट लिंगथियान हाओ भी शामिल थे। उनके ताल्लुकात टूटने से पहले और इस जगह को 3 बार एक्सप्लोर किया। पहली 2 बार वो खाली हाथ वापस आए, लेकिन तीसरी बार जितने लोग गए थे उनमें से सिर्फ आधे ही वापस आए। ये भी उस वक्त के बाद हुआ कि स्वॉर्ड सेंट लिंगथियान हाओ और ऑल सीयर की दोस्ती टूट गई। यहाँ तक कि आज तक उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि तीसरी मुहिम एक्सपीडिशन पर क्या हुआ था। ताहम उस वक्त के बाद ऑल सीयर ने एक बात कही, वहाँ अंदर एक एंशिएंट डीमन है। आज से ये जगह मेरे प्लैनेट टियानयून की है और इस जगह को ईस्ट डीमन स्पिरिट सी का गेट कहा जाएगा। एंशिएंट डीमन के अल्फाज उस वक्त फैल गए और बेशुमार लोगों को याद रह गए। यहाँ तक कि कल्टिवेशन अलायंस से भी कोई ईस्ट डीमन स्पिरिट सी को चेक करने आया। ताहम बाहर वालों को ईस्ट डीमन स्पिरिट सी में दाखिल होने देने के मामले में ऑल सीयर, स्वॉर्ड सेंट लिंगथियान हाओ और आसपास के तमाम दूसरे ओल्ड मॉन्स्टर्स इस बारे में एक नाविर मुत्तहिद राय थी। वो कभी भी बाहर से किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। ये जगह प्लैनेट टियानयून का ममनू इलाका थी। जब सूरत हाल काफ़ी अरसे तक ऐसी ही रही तो ईस्ट डीमन स्पिरिट सी कुदरती तौर पर एक ममनू इलाका बन गया जो प्लैनेट टियानयून से ताल्लुक़ रखता था। ईस्ट डीमन स्पिरिट सी जैसी पुरस्रार जगहें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत नादिर भी नहीं है। कल्टिवेशन अलायंस ऐसी जगह के लिए प्लैनेट टियानयून के कल्टिवेटर्स के साथ बुरा ताल्लुक नहीं रखना चाहती, क्योंकि उनके लिए ये इसके लायक नहीं है। हर 5000 साल बाद ईस्ट डीमन स्पिरिट सी का खुलना प्लैनेट टियानयून के लिए एक बड़ा इवेंट वाकया है। इसके खुलने के लम्हे कई महीनों तक एक टाइड फेज रहता है। टाइड फेज वो होता है जब ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के अंदर से पुरस्रार कुव्वत एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाती है। जब तक कल्टीवेटर्स वहां होते हैं, वो देख सकते हैं कि बेशुमार ट्रेजर्स, बेशुमार स्पेल्स, बेशुमार डिमोनिक बीस्ट्स की लाशें और बेशुमार अजीब चीजें खिंची और ईस्ट डीमन स्पिरिट सी में जज्ब हो जाती हैं। हर बार जब ये खुलता है, टियानयून के आसपास के तमाम ओल्ड मॉन्स्टर्स अपने डिसाइपल्स को अंदर भेजते हैं। अगरचे ये बहुत खतरनाक है, लेकिन ये हर 5000 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। ये मिस करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, इसलिए रिस्क लेना ही बेहतर है। हर बार जब ईस्ट डीमन स्पिरिट सी का गेट खुलता है, बड़ी तादाद में लोग दाखिल होते हैं। कम से कम कुछ 100 होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1000 से ऊपर होते हैं। सबसे कमजोर सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर होते हैं, जबकि सबसे मजबूत वो लोग होते हैं जिन्होंने यिन और यांग स्टेज को छू लिया होता है। ये इजाज़त शुदा सबसे ऊपर की कल्टीवेशन लेवल है, क्योंकि प्लैनेट टियानयून की दाखिल होने वालों पर एक बहुत सख्त ज़रूरत है। कोई भी जो असेंडेंट स्टेज के ऊपर है, उसे यकीनन दाखिल होने की इजाज़त नहीं है।
आखिरकार ये जगह हर किसी के डिसाइपल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ तक कि जब ये खुला होता है, ये सिर्फ आधा खुला होता है ताकि वो सब अंदर ना मर जाएं। ताहम कुछ भी मुतल्लक यानी एब्सोल्यूट नहीं है और सब कुछ इस पर मुनहसर है कि टाइट फेस के दौरान क्या चीज़ें अंदर खींची जाती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होती जो इतनी हेवन डिफाइंग हो कि वो इन ओल्ड मॉन्स्टर्स को भी लालच दे दे, तो ईस्ट डीमन स्पिरिट सी बहुत पुररौनक हो जाएगा। इस लम्हे ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के खुलने में अभी भी 5 दिन बाकी हैं, लेकिन ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के बाहर पहले ही बेशुमार कल्टिवेटर्स मौजूद थे। ये कल्टिवेटर्स वो तमाम लोग थे जो इस बार अंदर जाने वाले थे। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहने हुए थे और अगरचे वो मिलजुल रहे थे, लेकिन हर सेक्ट के दरमियान फ़र्क बहुत वाज़ेह था। हर सेक्ट के डिसाइपल सब एक साथ ग्रुप बनाए हुए थे और ये बहुत पुररौनक था। वक्त गुजरने के साथ ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के बाहर मजीद कल्टिवेटर्स नमूदार हुए। यहाँ तक कि कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स जो कभी अपने चेहरे नहीं दिखाते थे, अपने डिसाइपल्स के साथ आए थे। हर बार जब उनमें से कोई नमूदार होता तो ये कल्टिवेटर्स के दरमियान एक हंगामा बर्पा कर देता। तमाम कल्टिवेटर्स रास्ता बना देते क्योंकि वो इन लोगों का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करते थे। इस दिन एक सुर्ख रोशनी की लकीर ने तकरीबन पूरा इलाका ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के बाहर ढक लिया। उसी वक्त खून की एक गहरी बू इलाके में फैल गई। इससे आसपास का मंजर खून की दुनिया जैसा लगने लगा। ब्लड प्लैनेट का एंसेस्टर कुछ कल्टिवेटर्स ने फौरन खून की बू से शख्स को पहचान लिया। इस लम्हे हर किसी ने अपनी बातें बंद कर दी। खून जैसी सुर्ख रोशनी के अंदर से एक देव हैकल खून जैसे सुर्ख येद आहिस्ता से ईस्ट डीमन स्पिरिट सी की तरफ तैरने लगा। इस देव हैकल येद के ऊपर एक औरत बैठी थी। उसकी सुर्ख फीनिक्स जैसी आंखें थी, उसकी खूबसूरत भंवों में किलिंग इंटेंट था और उसने एक सफ़ेद लिबास यानी वाइट रोब पहना हुआ था, जो उसके नीचे खून जैसे सुर्ख येद से मुकाबला किया जाए तो एक ताकतवर बसरी तजाद पैदा करता था। अगरचे वो लोटस पोजीशन में बैठी थी, लेकिन फिर भी कोई उसका पतला जिस्म देख सकता था। उसके रेशम जैसे सियाह बाल थे, एक नर्मो नाजुक और सफ़ेद सूरजमुखी के बीज जैसा चेहरा, क्रिस्टल जैसी हमवार जिल्द, एक नफीस नाक और उसकी सुर्ख फीनिक्स आंखें झील की सतह पर चमकते हुए जलते बुझते सूरज की तरह रोशन, लेकिन अंदर गहराई और सर्द महरी को अच्छी तरह छुपाए हुए थीं। अगर कोई गलती से उसकी आंखों में फंस जाता तो उनकी किस्मत खराब हो जाती। वो ब्लड येद पर बैठी और ऊपर से उड़कर आई। हर किसी ने जो उसे देखा रास्ते से हट गया, जिससे वो ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के बाहर तक पहुंच गई। वो एक खाली इलाके में रुक गई। रास्ते भर औरत ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। जब ब्लड येद आखिरकार रुका तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कल्टिवेशन शुरू कर दी। ब्लड एंसेस्टर की बेटी याओ सीख श्वे, कुछ कल्टिवेटर्स ने उसे फौरन पहचान लिया। ब्लड एंसेस्टर याओ शिंगहाय प्लैनेट तियान यून के आसपास एक मशहूर ओल्ड मॉन्स्टर है। इस शख्स का कल्टिवेशन लेवल वाकई बुलंद है। उसने ऑल सीओ को कुल 7 बार चैलेंज किया था और अगरचे वो 7 बार हार गया था, लेकिन हर बार उसका कल्टिवेशन लेवल पहले से ज्यादा था। खास तौर पर 7वीं बार जब उसने अपने खौफनाक ब्लड स्पेल्स दिखाए थे। इस शख्स ने प्लैनेट तियान यून के आसपास अपना कल्टिवेशन प्लैनेट रखा हुआ था। उसने वहां के मुकामी लोगों को पकड़ा हुआ था ताकि वो उनके खून से अपने डेमोनिक टेक्निक्स को कल्टिवेट कर सके। इस याओ शिंघाई ने एक लड़की के सिवा कभी कोई डिसाइपल कबूल नहीं किया। ये लड़की उसकी प्यारी बेटी थी। उसने उसे अपनी तमाम टेक्निक सिखाई और यहाँ तक कि उसकी जिंदगी बदलने में मदद की ताकि उसकी ब्लड लाइन पावर जाग यानी अवेकन हो सके। ये बाप बेटी की जोड़ी अपना ज्यादातर वक्त ब्लड प्लैनेट पर गुजारते हैं और किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन वो जितना ज्यादा अलग थलग रहते हैं उतना ही कम लोग उनसे उलझने को तैयार होते हैं। चलिए यहाँ के मामले को अभी के लिए नहीं छेड़ते हैं। अर्थ प्लैनेट, जो प्लैनेट तियान यून के गिर्द घूमने वाले 5 प्लैनेट्स में से एक है, उसके आउटसाइड द लार्ज ट्रांसफर अराइन जुएनवार सेक्ट का जूनियर मास्टर स्यू इंसान खामोशी से खड़ा था। अगरचे वो पुरसुकून दिख रहा था, लेकिन वो मुसलसल अपने हाथ में पंखे से अपनी हथेली पर मार रहा था और फासले की तरफ देख रहा था। उसके पीछे 3 लोग थे। ये तीनों लोग सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे। अगरचे उन्होंने सादा कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनसे एक खौफनाक आरा निकल रहा था, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके आसपास की हवा पतली हो रही है।
ट्रांसफर अराइन के बाहरी किनारे पर कई सौ ज़्यूनयार सेक्ट के डिसाइपल्स बैठे थे। वो ट्रांसफर अराइन के मुख्तलिफ कोनों में बैठे थे और खामोशी से कल्टीवेशन कर रहे थे। वो कमांड का इंतजार कर रहे थे कि वो अपने जिस्म के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करके ट्रांसफर अराइन के अंदर सेलेस्टियल एनर्जी को स्टिमुलेट करके उसे एक्टिवेट कर सके। जैसे ही सन युनसान ने अपने हाथ में येद फैन को नरमी से थपथपाया, उसके चेहरे पर बेसब्री का कोई निशान नहीं था और वो अभी भी पुरसुकून था। कुछ ही देर बाद उफ़क़ यानी होराइजन से एक गुलाबी रोशनी की लकीर आई। सन युनसान ने तेवरी चढ़ाई और लाचारगी का इजहार किया। फिर उसने पंखा बंद करके गुलाबी रोशनी की तरफ देखा। रोशनी इंतहाई तेज थी और एक पल में ये आ पहुंची। रोशनी ने इलाके के गिर्द एक चक्कर लगाया और फिर सन युनसान से 10 फुट दूर उतरी, जिससे 20s के सालों में एक लड़की नमूदार हुई। उस लड़की ने एक गुलाबी लिबास यानी पिंक ड्रेस पहना हुआ था और उसकी जिल्द क्रिस्टल की तरह हमवार और साफ थी, जैसे येद से बनी हुई एक शख्सियत। उससे ऐसी खुशबू आ रही थी जो लोगों को उसमें मुकम्मल तौर पर मदहोश यानी इंटॉक्सिकेट कर देती। लड़की ने अपने गाल फुलाए और तेजी से कहा, एल्डर ब्रदर, आपने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं पहुंच सकती हूँ आप मुझे जाने देंगे। सन युनसान ने उसे देखा और चिल्लाया, क्या बकवास है? ईस्ट डीमन स्पिरिट सी ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी कल्टीवेशन लेवल के साथ जा सको। हालांकि फादर क्लोज डोर कल्टीवेशन में है, लेकिन उन्होंने पहले ही हुक्म दे दिया है कि तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। जुआनवी, इसे वापस सेक्ट ले जाओ। सन युनसान के पीछे मौजूद बूढ़े आदमियों में से एक ने एक कदम आगे बढ़ाया और लड़की के पास खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ बांधे और कहा, माय लेडी, प्लीज जुआनवी के लिए मुश्किल मत बनाए। लड़की ने नाक चढ़ाई यानी स्नॉट किया। उसने जुआनवी की तरफ भी नहीं देखा। उसने सन युनसान को देखा और कहा, मदर ने इजाजत दे दी है। सन युनसान कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने मजीद लड़की की परवाह नहीं की जब उसने उफ़क़ की तरफ देखा और एक मुस्कुराहट जाहिर की। ब्रदर वांग, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। रेनेगेड इमोर्टल, चैप्टर 516। सन युनशान के बोल खत्म होने के बाद एक पर्पल रोशनी की लकीर बिजली की तरह आई। ये तेजी से करीब आई, जमीन पर उतरी और अंदर से वांगलिन नमूदार हुआ। वांगलिन हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथ जोड़े। मुझे रास्ते में थोड़ी देर हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि ब्रदर सन इंतजार कर रहे होंगे। सन युनशान हंसा और कहा, कोई मसला नहीं। मैं असल में कल ईस्ट डीमन स्पिरिट्स ही जाने वाला था, लेकिन सुना कि ब्रदर वैंग उन लोगों में से हैं जिन्हें ऑल सीयर ने जाने के लिए चुना है। मैंने सोचा और फैसला किया कि ब्रदर वैंग के लिए कुछ दिन इंतजार कर लूं ताकि हम एक साथ जा सकें। मुझे कोई जल्दी नहीं है। वांगलिन ने उसे एक गर्मजोशी वाली मुस्कुराहट दी और कहा, आपके ख्याल का शुक्रिया। इसके साथ उसने सन युनशान के गिर्द लोगों को देखा। सन युनशान हंसा और कहा, ये 3 सुएन यूएन सेक्ट के एल्डर्स हैं जो मेरी हिफाजत के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन ब्रदर वैंग से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर फादर का हुक्म ना होता तो मैं ईस्ट डीमन स्पिरिट सी नहीं जाता। वांगलिन मुस्कुराया और कहा, ब्रदर सन मजाहिया है। जहां तक गुलाबी कपड़ों वाली लड़की का ताल्लुक है, उसकी निगाहें बदल गईं जब उसने वांगलिन को घूरा और हैरत की एक झलक दिखाई। सन युनशान ने लड़की की तरफ इशारा किया और कहा, ब्रदर वैंग, ये मेरी छोटी बहन है सन रोनिन। इसके साथ उसने उसे घूरा और चिल्लाया, ये ऑल सीयर के कोर डिसाइपल वांगलिन हैं। तुमने अभी तक इन्हें सलाम क्यों नहीं किया? सन रोनिन ने अपनी नाक से कोड़ी जब उसने वांगलिन को अपनी आवाज में सलाम किया, जो एक परिंदे के गाने जैसी थी। रोनिन एल्डर ब्रदर वैंग को सलाम करती है। वांगलिन मुस्कुराया और सर हिलाया। उसने उसे एक से ज्यादा नजर नहीं देखा और उसकी निगाहें ट्रांसफर अरे पर पड़ गईं। सन युनशान बहुत समझदार था और कुदरती तौर पर वांगलिन के ख्यालात को जानता था, इसलिए उसने कहा, ब्रदर वैंग, देर हो रही है, इसलिए हमें चलना चाहिए। वांगलिन ने सर हिलाया। फिर वो दोनों साथ साथ ट्रांसफर एरे के मरकज के तरफ चल पड़े। जैसे ही सन युनशान चला, उसने अपना सर भी नहीं घुमाया और आहिस्ता से कहा, स्वैनिये, वापस आ जाओ। स्वैनिये ने एक लफ्ज भी नहीं कहा जब वो मुड़ा और दूसरे 2 एल्डर्स के साथ ट्रांसफर एरे की तरफ चल पड़ा। ट्रांसफर एरे के बाहर सिर्फ गुलाबी लिबास वाली लड़की रह गई। उसने अपने पैर पटके और सन युनशान की तरफ चिल्लाई, बिग ब्रदर, बस मुझे जाने दें। सन युनशान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, नहीं। अरे को एक्टिवेट करो। चिल्लाने के बाद ट्रांसफर अरे के बाहर सैकड़ों डिसाइपल्स ने अपनी आंखें खोली और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करना शुरू कर दी, जिससे बड़ी मिकदार में स्पिरिचुअल एनर्जी अरे में दाखिल होने लगी।
ये अरे कोई नॉर्मल अरे नहीं बल्कि लोगों को स्पेस में भेजता था। इस अरे को एक्टिवेट करने के लिए दरकार सेलेस्टियल जेड्स और स्पिरिट स्टोन्स की मिकदार बहुत ज्यादा थी। अरे से गरजदार आवाजों का एक सिलसिला आया जब एक ताकतवर कुव्वत एक झटके की तरह इससे फैलना शुरू हुई। उन सैकड़ों डिसाइपल्स के कपड़े पीछे की तरफ उड़ गए और बहुत सी फड़फड़ाने की आवाजें पैदा की। उनके चेहरे सब जर्द थे लेकिन उनमें से कोई भी 1 इंच नहीं हिला। कुछ ही देर बाद सैकड़ों फीट चौड़ी एक रेनबो अचानक ऊपर की तरफ निकली और आसमान में घुस गई। रोशनी के हल्के आसमान में फैलना शुरू हो गए और इस प्लेनेट पर आसमान का ज्यादातर हिस्सा इन हल्कों की लहरों से ढक गया। ये लहरें आधा इंसेंस स्टिक के वक्त तक कायम रहीं और फिर गायब हो गईं। जिस लम्हे रेनबो आसमान में घुसा उस अरे के पास खड़ी लड़की ने गुरूर की एक झलक दिखाई। उसका दाहिना हाथ उसके बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और एक जेड उसकी गिरफ्त में आ गया। अगर आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं तो बस चुपके से आप लोगों का पीछा करूंगी। मैंने डैड का 1000 ट्रांसफर जेट चुरा लिया है और इसके साथ मैं पीछा कर सकती हूँ। शायद मुझे ईस्ट सी में कुछ ट्रेजर्स भी मिल जाए। जिस लम्हे जेड उसके हाथ में नमूदार हुआ, इसने एक सफेद रोशनी छोड़ी और एक पल में उस लड़की को घेर लिया। सफेद रोशनी की एक झलक के साथ उसका जिस्म सफेद रोशनी की एक लकीर में बदल गया और रेनबो के साथ मिल गया। प्लैनेट तायाविन के मशरिक में ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के गेट का मकाम। इसके खुलने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। आसपास के कल्टिवेटर्स की तादाद एक खौफनाक मिकदार तक बढ़ गई थी। यहाँ कम से कम 10,000 लोग थे, ताहम इन तमाम कल्टिवेटर्स में से सभी अंदर नहीं जाने वाले थे। दरअसल मौजूद लोगों की अक्सरियत सिर्फ टाइड फेज देखने के लिए यहाँ आई थी। आखिरकार यह हर 5,000 साल में सिर्फ एक बार होता है और कुछ कल्टिवेटर्स के लिए ये उनकी पूरी जिंदगी थी। अगर कोई यिन और यांग स्टेज में कदम नहीं रख सकता और पहला कदम तोड़ नहीं सकता तो वो 5,000 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ तक कि ओल्ड मॉन्स्टर्स जो शाजो नादिर यानी रेयरली ही दिखाई देते थे, यहाँ ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के बाहर मौजूद थे। इन ओल्ड मॉन्स्टर्स में से कुछ अकेले आए थे, कुछ उनके साथ उनके डिसाइपल्स के। उनमें से हर एक जो नमूदार होता था हंगामा बर्पा कर देता और अपने लिए एक इलाका ले लेता। लेकिन वो जितना ज्यादा इस तरह का बर्ताव करते उतना ही कम लोग उन्हें नाराज करने को तैयार होते। खुशकिस्मती से ये सब लोग एक दूसरे को जानते थे, इसलिए अगर वो कोई इलाका लेते भी तो कोई एक दूसरे से उलझता नहीं था। मिसाल के तौर पर ब्लड एंसेस्टर की बेटी याओ शीशु, कोई भी उसके गिर्द 1000 फीट के इलाके में एक कदम भी नहीं रखता था। इस दिन गेट खुलने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। खला में रोशनी के जर्रों यानी स्पेक्स ऑफ लाइट की एक बड़ी मिकदार नमूदार हुई। रोशनी के जर्रे इतनी ज्यादा तादाद में थे कि ऐसा लगता था जैसे स्पेस के तमाम सितारे इस मकाम की तरफ चार्ज कर रहे हों। सिर्फ इन रोशनियों ने ही एक ताकतवर दबाव यानी पावरफुल प्रेशर पैदा कर दिया था, जैसे एक बड़ा तूफान आने वाला हो। इस लम्हे मशहूर ओल्ड मॉन्स्टर्स के सिवा दूसरे तमाम कल्टिवेटर्स के चेहरे बदल गए। यहाँ तक कि ब्लड एंसेस्टर की बेटी याओ शी शुए ने भी अपनी आंखें खोली ताकि सुनहरी रोशनी के न खत्म होने वाले जर्रों को देख सके। याओ शीशु नरमी से बुदबुदाई, सोर्ड सेंट। फासले से आने वाले सुनहरी जर्रे कदीम तलवारों में बदल गए। फिर सॉर्ड एनर्जी की लकीरें अचानक करीब आईं, जिससे एक ताकतवर दबाव पैदा हुआ। जैसे ही वो करीब आए, ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के दाखिली रास्ते के गिर्द तमाम कल्टिवेटर्स रास्ते से हट गए। ये मंजर आने वाले किसी भी दूसरे ओल्ड मॉन्स्टर से ज्यादा शानदार था। सॉर्ड एनर्जी की बड़ी मिकदार के दरमियान एक देव हैकल किलन बीस्ट था। सॉर्ड सेंट लिंगतियांग किलन के सर पर बैठे थे और उनकी आंखें मशालों की तरह रोशन थीं। उनके पीछे 4 चमकती हुई इल्यूजनरी सॉर्ड्स थीं जो उन्हें और भी खौफनाक बना रही थीं। सॉर्ड सेंट के पीछे 12 लोग थे। इन 12 लोगों में से हर एक की पीठ पर एक एंशिएंट सॉर्ड थी। हर तलवार से मुख्तलिफ जानवरों के ख्याल यानी इल्यूजन्स निकल रहे थे जो 12 बीस्ट्स बना रहे थे। द 12 सॉर्ड्स। यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने इन 12 लोगों को पहचान लिया। प्लैनेट तयान्यून के तमाम लोग जानते थे कि सॉर्ड सेंट लिंगतियांग हमेशा ऑल सीयर के साथ मुकाबले में रहते थे। ये बेशुमार सालों से चला आ रहा था और अभी भी जारी था। ऑलसियर पहले ही सॉर्ड सेंट से एक सर ऊपर थे, लेकिन सॉर्ड सेंट ने कभी हिम्मत नहीं हारी और कभी नहीं रुके। ऑलसियर के पास 7 हेवनली फेट डिसाइपल्स थे और उन्होंने आगे बढ़कर दाला सॉर्ड सेक्ट के 12 सॉर्ड्स बनाए। 7 हेवनली फेट डिसाइपल्स के पास सेलेस्टियल स्प्रे इनहेरिटेंसेस थीं, जबकि 12 सॉर्ड्स के पास उनकी हिफाजत करने वाली डिमोनिक बीस्ट स्पिरिट्स थीं। जिस लम्हे सॉर्ड सेंट पहुंचे, 50 किलोमीटर का एक बड़ा रास्ता फौरन खुल गया और इसके अंदर सिर्फ सॉर्ड सेंट और उनके 12 डिसाइपल्स थे। लिंगतियांग का चेहरा बहुत उदास यानी ग्लूमी था। वो असल में यहाँ इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन ये सफ़र उनके लिए बहुत अहम था। उन्होंने तैरती हुई चीज़ों के समंदर को देखा और याद मादी का इजहार किया। उस वक्त जब वो सेलेस्टियल रिम से वापस आए थे, उस सॉर्ड स्पिरिट ने उनका पीछा किया था। जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा हैरान करती थी वो ये थी कि सॉर्ड स्पिरिट कितनी ताकतवर थी।
आखिर में उन्होंने उसे यहाँ लालच दिया और उसे ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के अंदर फंसाने के लिए एक मखसूस स्पेल इस्तेमाल किया। इस बार वो टाइड फेस की ताकत उधार लेने वाले थे ताकि सॉर्ड स्पिरिट को ईस्ट डीमन स्पिरिट सी की गहराइयों में खींच लिया जा सके ताकि ये कभी वापस ना आ सके। वो सॉर्ड स्पिरिट उस फीमेल सेलेस्टियल जनरल की थी। अगरचे ये बहुत ताकतवर है, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनेगी। जब से ये मेरी बात नहीं सुनेगी, तब से कोई और भी इसे हासिल नहीं कर सकता, खासतौर पर वो बूढ़ा चोर ऑलसियर। लिंगतियांग ने हल्की सी नाक चढ़ाई और एक उदास चेहरा जाहिर किया। लिंगतियांग सोच ही रहे थे कि उनका चेहरा अचानक बदला। उन्होंने खला में देखा और एक पुरअसरार रोशनी जाहिर की। स्पेस में अचानक सर्द हवा का एक बड़ा बादल नमूदार हुआ। ये सर्द बादल गहरा सब्ज यानी डार्क ग्रीन था और खोपड़ियों से भरा हुआ था। इस गहरे सब्ज बादल के अंदर बेशुमार खोपड़ियां थीं, कम से कम 1000। कुछ खोपड़ियों पर अभी भी कुछ गोश्त बाकी था। उन खोपड़ियों के दरमियान एक ऐसी थी जो बहुत बड़ी थी। ये वाज़े तौर पर एक प्राइमोर्डियल बीस्ट की खोपड़ी थी। इस देवहैकल खोपड़ी के ऊपर एक दरमियाने उम्र का आदमी बैठा था। ये शख्स एक डेथ औरा से घिरा हुआ था जिसने उसके जिस्म को धुंधला यानी ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था। खोपड़ियों के अक्स उसके चारों तरफ चमकते थे। वो एक खोपड़ियों की जंगल की तरह न खत्म होने वाले लगते थे। रास्ते में वो सीधा चार्ज करता हुआ आया, किसी और की परवाह किए बगैर, और सीधा सॉर्ड सेंट लिंगकियोंग के गिर्द 50 किलोमीटर के इलाके में दाखिल हो गया, जहां कोई और दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता था। मौत के औरा से घिरा हुआ और देवहैकल खोपड़ी पर बैठा दरमियाने ओवर का आदमी एक खुरपड़ी यानी रैस्पी हंसी हंसा। पुराना दोस्त लिंगतियांग। सॉर्ड सेंट लिंगतियांग हल्की सी मुस्कुराया और कहा, ग्रीड। ये ग्रीड वही है जो प्लैनेट सुजाकू पर था, जो अपनी कल्टीवेशन को बहाल करने के लिए एंशिएंट कल्टीवेटर्स को निगलना चाहता था। वो ये भी ढूंढना चाहता था कि वो डिवाइन रिट्रीब्यूशन कहाँ से आया था, और अनजाने में यानी अननोइंगली वांगलिन को ढूंढ रहा था। ये शख्स उन अहम मुजरिमों में से एक था जिन्होंने सीतुनान से हेवन डिफाइंग बीट चुराने की कोशिश की थी। सीतुनान से बचने के लिए वो यहाँ अपने पुराने दोस्त सॉर्ड सेंट लिंगतियांग को ढूंढने के लिए भाग आया था। सॉर्ड सेंट लिंगतियांग ने फौरन देख सके थे कि ग्रीड के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे। ग्रीड की आंखों ने एक भूत जैसी नौर छोड़ी जब उसने आहिस्ता से कहा, ये एक लंबी कहानी है। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए डाला और सॉर्ड सेक्ट गया था। जब मैंने सुना कि तुम यहाँ हो तो मैं तेजी से यहाँ आया और तुम्हें एक अजीम मौका यानी ग्रेट अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। अगर तुम और मैं टीम बना लें तो तुम उस बूढ़े आदमी ऑलसियर से एक सर ऊपर हो सकोगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।